हाँ जी। अब हमने क्या करना है कि फॉर्मूला अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसकी एक एग्जांपल करवाती हूँ कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, या मेरे पास कार्बन है। कितना कार्बन है? 1 मोल ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इस मोल ऑफ कार्बन के मैं इसमें मालूम करूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, ठीक। अब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास जितने मोल्स हैं उन मोल्स को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है इन एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये मल्टीप्लाई का साइन दिए तो इसका मतलब है कि जितने आपके पास मोल्स होंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं कह रही हूँ कि मैंने कार्बन के पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। किसके? कार्बन के लिए उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और कार्बन जो है वो मेरे पास कितना मोल है? 1 मोल है। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगी, 1 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 पावर 23। जब मैं इसको 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आ जाएगी, 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ कार्बन में। क्लियर? ये पॉइंट समझ आया कमरान? यस में समझ आ गया। ठीक है। अब सेकंड हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हम चाहते हैं कि इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमने फाइंड आउट करना है कि ये पार्टिकल्स तो हैं, ये पार्टिकल्स कितने मोल के इक्वल हैं। इसका अब मैं आपको इस तरह बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मिस आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगर कहीं पे मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज कर देती हूँ। मुझे चाहिए कि अगर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ये पार्टिकल्स कितने मोल के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए भी ये कार्बन ही ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन के जो है वो प्रेजेंट है कितने पार्टिकल्स, 2.5 इंटू 10 पावर 6 पार्टिकल्स, ठीक है। मेरे पास एक कार्बन आइटम है, उसके इतने पार्टिकल्स है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ये लेकर इसमें से मैं मोल्स फाइंड आउट करूँ कि अगर कार्बन के इतने पार्टिकल्स है तो वो कितने मोल के इक्वल है। तो हम सिंपली ये, जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो जितने एवोगाड्रो नंबर होंगे उसके साथ हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। बात आई समझ? अब ये मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल इसकी करवा देती हूँ। 2 5 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, इसको मैंने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 6.02 इंटू 10 पावर 23 के साथ, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, अब देखना है कि मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है। ये तो दोनों मेरे पास पावर्स हैं, तो इनको मैं एक कंसीडर कर लेती हूँ। इनको अब बाद में मैं डिवाइड करके इसका कैलकुलेटर से अब आंसर हम निकालते हैं। तो ये मेरे पास एक 10 है, 6 पहले से ही है, 23 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -23 बन जाएगा। तो ये मेरे पास 10 की 23 में से जब 6 माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे, ये जरा मुझे बताओ आप। 23 में 6 माइनस करेंगे। हाँ जी, 17। 17, ठीक है। 17, तो यहाँ पे पावर मेरे पास कौन सी 17 हो जाएगी, +17 या -17? -17 हो जाएगी ना, ठीक है। यस मिस ये हो माइनस जाएगा 17 क्योंकि -17। माइनस बड़ा है अब इसीलिए। जी, तो अब ये वाली 10 की तो वैल्यू मेरे पास आ गई है, 10 -17। अब मैंने क्या करना है, 2.5 और 6.02 को डिवाइड करना है और फिर देखना है कि हमारे पास ये कितने मोल्स के इक्वल आता है। ये है 2.5 डिवाइडेड बाय 6.02 इक्वल है ये किस चीज़ के,
0.41, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाली वैल्यूज ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू है तो इसमें से हम 5 तक ले लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 0.415 इंटू 10 पावर कितनी आ रही है, -17 है। अब ये -17 किस चीज़ के इक्वल होगा, -17 का क्या मतलब है कि ये जो मेरे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू आई है इसमें से अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसके साथ डिवाइड भी कर दूं, ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके मैं इसको कुछ इस तरह लिख देती हूँ 1.5 इंटू 10 पावर 17। तो 10 की पावर 17 है, इसका मतलब है कि 10 के साथ कितने जीरोज आ रहे हैं, 17 जीरो आ रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह 0.000 बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स में ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बात आई समझ, ठीक है। यस यस, इसको मैं हमने समझ आ इस गया। तरह करना। अब इसके बाद अब मैं बता रही हूँ कुछ मोल्स है कि हम किस तरह बचा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि अब इनको हमने मोल्स में भी चेंज करना है, मेरे पास है 1 डोजन ऑफ ऑरेंजेस हैं, तो एक डोजन में कितने ऑरेंजेस आते हैं, एक डजन में कितने ऑरेंज होते हैं, 12 होते हैं ना, ठीक है। तो वो 12 हो यस गए। यस। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक आयरन का एटम है, तो एक एटम है इसका मतलब है उसका एटॉमिक मास जितना होगा वो उसके 1 के इक्वल है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का, 55.8 है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 1 मोल ऑफ आयरन देखना चाहूँ तो 1 मोल ऑफ आयरन के अंदर कितने 1 मोल ऑफ आयरन एटम। तो जब वो मोल की बात आ गई है तो एग्जैक्टली उस मोल को मैं कन्वर्ट कर दूंगी उसके पार्टिकल्स में, कितने मोल्स में आ रहा है, कितने पार्टिकल्स में होगा। इसका मतलब है कि अगर 1 मोल आयरन का एटम है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स जो है वो 1 मोल के अंदर प्रेजेंट है। और उसका जो एटॉमिक मास है आयरन का वो यहाँ पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि एक जो आयरन का एटम है उसका मास इक्वल होता है किस चीज़ के, पहले अगर वो एटॉमिक मास सिंपल एटम की बात कर रहे हैं, अब जब हम मोल की तरफ आएंगे तो इसका जो ये मास है, ये जो यूनिट इसके लिए ये वाला यूज हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ग्राम में, क्योंकि हमारे पास मोल में चेंज करने के लिए यही शर्त होगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने लाजमी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगी इसके मोल पे। जब मैं ये मोल पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। सेम इसी तरह ये मेरे पास जितने भी एटम्स हैं कि अगर मैं किसी एक एटम के अंदर उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसी 55 को डिवाइड कर दूंगी उसके कि कितने एटम है, 1 एटम है तो डिवाइडेड बाय 1। सो इसका आंसर जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 55.8 एटम इसमें प्रेजेंट है। फिर अगर मैं डोजन है मेरे पास दर्जन है उसको मैं चेंज करना चाहूँ कि एक दर्जन है उसमें 12 ऑरेंजेस आते हैं, अगर वो 5 पॉन्ड हो जाएंगे तो उसमें कितने ऑरेंजेस होंगे। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इस पॉन्ड को डिवाइड कर देंगे उसके दर्जन डोजन पे, देन हमारे पास फिर आ जाएगा कि इसमें टोटल कितने ऑरेंजेस प्रेजेंट होंगे। तो ये 1 जो डोजन आ गया ये भी हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। फिर अगर मैं कहती हूँ कि एक नंबर ऑफ 1 आयरन एटम है तो वो भी इक्वल है किस चीज़ के, 1 मोल के। फिर अगर 1 मोल लूंगी तो फिर उसमें उन्होंने कहा है कि वो इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है। तो ये था हमारे पास ये मोल वाला टॉपिक, ठीक है। यस अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है बोहर। अच्छा एक सेकेंड, अब पहले हम जरा इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करो, आप एक्सरसाइज में से इसके क्वेश्चंस देख लो और इन क्वेश्चन में से कोई चीज़ जो समझ ना आई हो या कोई चीज़ जो क्वेश्चन जो पूछना हो तो उसको पहले हम कर लेते हैं। या एक्सरसाइज की हुई है आप लोगों ने? यस, मिस एक्सरसाइज की हुई है कॉपी पे। चलिए ठीक है, फिर हम आगे टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट जो टॉप चैप्टर है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या किसी भी एक एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है इसको मालूम करना या इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। फिर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ जो है वो डिफेक्ट्स थे या उसमें कुछ वो थे फैक्ट्स थे जिसको उन्होंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद फिर सेकंड जो थ्योरी आती है, ये सेकंड जो मॉडल है वो हमारे पास है बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब हम लोगों ने आपके क्योंकि सिलेबस में जो है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल इंक्लूड है, तो हम उसी की तरफ आते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल, अब देखते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल है क्या और वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। ये भी इसके भी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो उसी को देखते हैं हम लोग। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है। यस मिस, नजर आ रही है स्क्रीन। अब पहले से थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि बोहर था कौन, ठीक है। उसने ये जो एटॉमिक मॉडल है ये उसने हमें एटॉमिक मॉडल कब बताया। बोहर हमारे पास जो है वो नील, इसका कंप्लीट जो नेम है वो क्या है, नील बोहर है। नील बोहर ने 1930 में यानी 1913 में एक मॉडल बना के बताया था एटम का मॉडल, ठीक है। एटॉमिक मॉडल हमें बता दिया था और उस एटॉमिक मॉडल में उसने उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया या उन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया जिसको रदरफोर्ड ने जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था या रदरफोर्ड ने हमें उसके बारे में नहीं बताया था। तो ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है, एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड का। इस मॉडल में अगर आप देखो तो आपको नज़र क्या आ रहा है कि एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये पिंक कलर का, ठीक है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, यानी ऑर्बिट्स मौजूद है, ठीक है। जिसमें हर एक इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट्स हमारे पास है क्या, शेल्स होंगे ना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस की जितने भी शेल्स प्रेजेंट है या ऑर्बिट्स प्रेजेंट है वो अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, और उनके अंदर जो ये ब्लू कलर में है उन ऑर्बिट्स के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो मूव कर रही होती है, कौन सी चीज़ न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर है। लेकिन एटम का कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि एटम अंदर से हमें किस तरह नजर आता है। तो उस चीज को हम देखते हैं। आप पहले नील बोहर क्या है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सी नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 107 है। ये एलिमेंट भी किसने डिस्कवर किया था, नील बोहर ने खुद डिस्कवर किया था और अपना ही इसने नाम दे दिया बोरियम, ठीक है। अब नील बोहर जो है इसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन यानी ज़्यादातर इसकी कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में है, मॉडर्न जो फिजिक्स है उसमें है, जिसमें उसने एक एटॉमिक मॉडल बना के दिया था हमें। अब उस मॉडल में उसने ये चीज़ बताया था कि हमारे पास एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो एटम होता है वो जो है हमारे पास क्या है, एटम एज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ऑर्बिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स लाइक द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। कि जैसे अगर हम लोग अपने प्लैनेट्स देखते हैं, जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, अगर सूरज है तो सूरज के गिर्द क्या है, बाकी हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उनके ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, अपना जो है वो ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरह है कि जैसे एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस के गिर्द जिस तरह हमारे बाकी जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, तो वो प्लैनेट्स जो है उसको यहाँ पे हम सेम कंसीडर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सूरज जो है उसको हम बना देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो बोहर जो था वो हमारे पास वो पहला बंदा था जिसने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह सेपरेट यानी अलग अलग जो है वो अपने ऑर्बिट में इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के। और देन उसने फिर हमें बता दिया था ये कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर ऑर्बिट में वो
यानी बाहर जो ऑर्बिट होता है, जो न्यूक्लियस के करीब नहीं है, न्यूक्लियस से बाहर के जो ऑर्बिट्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हमारे पास शेल आता है या ऑर्बिट आता है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, और उसने उन ऑर्बिट्स को नाम दे दिया शेल। इज इट क्लियर? यस मिस, यस। अब ये जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और बीच में रेड कलर का जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरफ आते हैं। अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन आ definite orbits around the nucleus much like a planets circle the sun. These orbits or the energy levels are located at the center distance from the certain distances from the nucleus. मतलब ये कि अगर हम ये मॉडल अभी आपको नजर आ रहा होगा, और इधर अगर आप देखो कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से कुछ फासले पर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे हमारा सोलर सिस्टम है कि बीच में अगर ये सूरज है तो इसके इर्द गिर्द जो है वो हर एक प्लैनेट जो है वो अपने ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है इस सूरज के गिर्द, और उनका और सूरज के बीच में जो है वो एक डिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है। तो सेम ऑर्बिट जो है या शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस शेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में भी डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ठीक, सेकेंड अभी यहाँ पे देख लो, दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर अभी का हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास वेव मैकेनिक्स होती है, यानी जब ये रिवॉल्व करते हैं, देखिए न्यूक्लियस जो है उसमें से वेव्स भी प्रोड्यूस हो रही है, वेव्स निकल रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी फोर्स की होने की वजह से, न्यूक्लियस के फोर्स होने की वजह से ही वो इसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, वो इसके अंदर जो है वो आके फॉल नहीं हो सकते, इसमें नहीं गिर सकते, ठीक है, एक डिस्टेंस की वजह से या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको जो है ये मेन हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल है न्यू मैकेनिक्स का। अगर हम वेव की मैकेनिक्स को देखें तो उसमें वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव अबाउट एन एटम इन अ डेफिनेट पाथ लाइक अ प्लैनेट अराउंड द न्यूक्लियस। कि अब जो मॉडर्न इन्होंने एक मैकेनिक्स के थ्रू ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी एटम के अंदर किसी एक स्पेसिफिक, एक डेफिनेट, एक ख़ास किस्म की पाथ में वो रिवॉल्व नहीं करता जैसे कि हमारे प्लैनेट्स करते हैं सूरज के गिर्द। ठीक, तो अब उसकी वजह क्या हो सकती है, वो कुछ ये है कि In fact, it is impossible to determine the exact location of an electrons, क्योंकि न्यूक्लियस के जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एक एग्जैक्ट, एक ख़ास जो उसकी लोकेशन है वो मालूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल बात है, बट प्रोबेबल का मतलब है कि हम एक जो है उसको इमेजिन करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो उसकी एक इमेजिन लोकेशन ये होती है इलेक्ट्रॉन की कि हाउ मच एनर्जी द इलेक्ट्रॉन हैज़, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी पता हो कि वो कितना है, वो मोर एनर्जेटिक है या उसकी एनर्जी जो है वो कम है, लेस एनर्जी वाला है, तो उसकी एनर्जी पे हम ये बता सकते हैं कि वो अभी किस लोकेशन में प्रेजेंट होगा, कि वो क्या वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है या वो न्यूक्लियस से दूर है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जो हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, उसके मुताबिक ये बोलते हैं वो कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी हमारे पास न्यूक्लियस जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो उसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, सराउंड करता है a large region in which there are enough electrons to make an atom neutral। कि जब वो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है उसको एक लार्ज रीजन यानी ज़्यादा फासले पे वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है या किसी भी एटम को ज़्यादातर उसको न्यूट्रल बनाने में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो
नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच का फासला जो है डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने की वजह से वो एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच का फासला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे को इतने हाईली जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो किसी भी एटम को न्यूट्रल बनाने में पार्टिसिपेट करता है या उसको न्यूट्रल बना देता है। अब ये बोहर ने तो कहा था ना कि स्पेशल ये मतलब है डेफिनेट शेप में घूमते हैं उसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जी जी, और ये अभी तो आपने पढ़ा है कि इनकी कोई खास जगह नहीं होती। जी वो तो है, वो खास जगह इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी जो मॉडर्न हमारे पास वेव मैकेनिक्स जो होता है ना फिजिक्स में, इन पे तो रोज़ अभी डिस्कवरीज होती है, ये इन्वेंशन कर रहे हैं, उसके बाद में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अभी जो हमारे पास न्यू मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसमें वो कहते हैं कि नहीं, इनकी कोई भी एक ख़ास जगह नहीं होती जिसमें वो रिवॉल्व करता है। ये हमारे पास आता है बोहर जो थ्योरी है, ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है, उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो है एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मॉडर्न ने उसको एग्जैक्ट क्लियर करके हमें नहीं बताया। हाँ, उसने एक एग्जम्पशन की है कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन उसका उसने हमें प्रूव नहीं दिया कि हाँ वाकई ये चीज़ ऐसी हो सकती है। ठीक है, ओके, यस मिस, ओके। अच्छा अब यहाँ पे आप देख लो कि दूसरा ये है कि बोहर ने जो हमें बताया है, बोहर, अच्छा अब बोहर कह रहा है कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, कि स्पेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू बी फाउंड। हमारे पास न्यूक्लियस और अगर हम देखें किसी भी एटम के अंदर तो उसमें कुछ ऐसी खाली जगह होती है, ऐसी स्पेसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसी के अंदर ही होते हैं। The electrons real about the nucleus billions of times in a 1 second। कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की गिर्द चक्कर लगाता है तो उसको जो है 1 सेकेंड में वो बिलियंस टाइम जो है वो रिवॉल्व करता है। तो वो बिलियंस टाइम ऑफ रिवॉल्व करने के लिए वो क्या होता है, दे आर नॉट मूविंग अराउंड इन अ रैंडम पैटर्न। ये किसी रैंडम यानी एक ख़ास तरतीब के साथ वो मूव करते हैं। तो जब वो एक रेगुलर पैटर्न एक ख़ास तरतीब के साथ मूव करते हैं तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एनर्जी पे, कि उस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मौजूद होने की वजह से अब उसने क्या कर दिया, बोहर ने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिफ़ाइन किया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले किस एनर्जी लेवल में आएगा, उसके बाद वो फिर किस तरह जंप करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाता है, फिर जंप करके थर्ड जो एनर्जी होती है उस लेवल में वो किस तरह जाता है। तो जितनी उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वो हाई लेवल तक जाएगा। या इन द क्लाउड। ठीक है मिस आवाज कि कट रही है। अच्छा अभी आवाज़ आ रही है मेरी? यस मिस, अभी आवाज आ रही है। चले ठीक है, वो शायद नेटवर्क थोड़ा सा मसला कर रहा है। अब कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये ज़्यादातर डिपेंड किस पे करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है ये उस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंडिंग ऑन देयर एनर्जीज दे आर लॉक्ड इनटू अ सर्टेन एरिया इन द क्लाउड। के जो एनर्जी लेवल होता है या इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जितनी स्पेस तक या जितनी रीजन तक उसकी, जितने एरिया तक उसकी एनर्जी होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो अपने आसपास एक क्लाउड क्रिएट कर लेता है, यानी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपने आसपास थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है वो हमेशा मौजूद होगा कहाँ पर, एनर्जी लेवल उस एनर्जी लेवल में होता है जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी वो करीब होंगे न्यूक्लियस के। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपने साथ अट्रैक्ट करके रखेगा। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हाईएस्ट एनर्जी होती है यानी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी वो हमेशा हमें आउटर शेल में नज़र आएंगे।
उन शेल्स में जो कि न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ये कोशिश करेगा कि वो अपने एक शेल को छोड़ के दूसरे शेल में जंप करें, फिर वो उस शेल को छोड़े नेक्स्ट शेल में जंप करे, तो इस तरह वो क्या करे, एक शेल से दूसरे शेल में अपने आप को चेंज करता जाए। तो उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में और उस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। वो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें न्यूक्लियस के करीब नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो न्यूक्लियस से दूर होगा। उस पर फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाती। इस पे ये भी हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एनर्जी लेवल्स में जो है वो अपने आप को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ये जाएगा। इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल नहीं सकता जब तक उसके कोई दूसरा एटम आके उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये वहां से नहीं निकलेगा, ये उसी के अंदर ही घूमेगा। सही। ओके। अब बोहर का एटॉमिक मॉडल है, उसने हमें कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं। एक सेकेंड, इसमें मैं आपको अच्छा, अब बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कुछ चीज़ों को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने हमें ये नहीं एक्सप्लेन किया और शो भी नहीं किया किस तरह की शेप हो सकती है, किसके इलेक्ट्रॉन्स की, या इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्ट किस पाथ में, किस रास्ते में वो ट्रैवल करता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इस चीज़ को उसने एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया। और उसने जो थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन किया सिर्फ एक एटम पे, एक एलिमेंट पे, हाइड्रोजन पे। इसके अलावा, हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास बड़े बड़े जो एलिमेंट्स हैं, उसने उन चीज़ों पे अपनी जो थ्योरी है एटॉमिक मॉडल, वो हाइड्रोजन के अलावा बाकी उसने किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स एटम का एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो सिर्फ उसने एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के लिए हमें बताया। बाकी इसके अलावा और जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कम्प्लेक्स एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन पे उसने बोहर जो अपना एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था कि इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। अब अगर हम देखें, उसने कहा कि ये अभी आपको यहाँ पे ये सीढ़ी नज़र आ रही है, ये क्या है कि फर्स्ट अगर हम देखें तो ये फर्स्ट मेरे पास एनर्जी लेवल होगा, मीन्स फर्स्ट शेल है जो कि इलेक्ट्रॉन के करीब है। उसके बाद सेकंड शेल हो गया, फिर थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है और फिफ्थ शेल है। कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड में जंप करेगा उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। जब वो सेकंड से थर्ड की तरफ जाएगा तो उसकी एनर्जी और इंक्रीज़ होगी। थर्ड से वो फोर्थ सब शेल में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। So further away from the nucleus means more energy, कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मीन्स ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर एनर्जेटिक होगा। ठीक है, सो देयर इज नो इन बिटवीन द एनर्जी। ठीक है, कि जब हमारे पास एक शेल जो है वो बहुत ज़्यादा मोर एनर्जी, उसमें एनर्जी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब मज़ीद जो है उनके और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी एनर्जी या कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, ये जितने भी हमारे पास, ये इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेल्स को, इन शेल्स को उसने नाम दे दिया, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट शेल जो होगा वो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, सेकंड शेल जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल होगा, थर्ड शेल को थर्ड एनर्जी लेवल से उसने रिप्रेजेंट कर दिया। यानी जितने भी शेल्स हैं इन शेल्स को बोहर ने नाम दे दिया एनर्जी लेवल्स। अब इन्होंने एक नाम दे दिया है क्वांटम, एक सेकेंड, इसको हम इसमें नहीं बताते हैं, इसको देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वर्ड इस्तेमाल होता है, और इसी को हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, इसमें सिर्फ यही चीज़ है।
इसके बाद अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्बिट होता है या फर्स्ट जो हमारे पास शेल आता है वो कौन सा शेल है, वो एस सब शेल होता है ना। फर्स्ट शेल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो फर्स्ट जो सब शेल है वो होता है एस सब शेल। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट सबशेल जो है वो अगर हम देखें हर एक एनर्जी लेवल के लिए, तो वो अगर पहला देखोगे फर्स्ट शेल तो वो थोड़ा सा छोटा है, सेकंड की तरफ आओगे तो वो शेल हमारे पास बड़ा हो जाता है, थर्ड में हमारे पास ये उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर अगर मैं फोर्थ की तरफ आऊंगी तो वो थर्ड से और ज़्यादा बड़ा होगा। यानी जितने मेरे पास शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना ही उनके सब शेल जो है वो भी साथ साथ इंक्रीज होंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि जितना भी s ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर नहीं आ सकते। तो इसीलिए अगर पहला सब शेल होगा तो उसको हम कहेंगे वन शेल या फर्स्ट 1s ऑर्बिटल होगा, सेकंड होगा तो उसके लिए 2s करेंगे, थर्ड होगा तो उसके लिए 3 करेंगे, इसी तरह 4 5 6 सो ऑन जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स आएंगे या सब शेल आएंगे तो उनके साथ हमने नंबरिंग के साथ साथ उसके एस शेल को भी, एस सब शेल को भी रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो पी ऑर्बिटल है। ठीक है, पहला जो सब शेल होता है वो एस है, सेकंड अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो पी सब शेल होता है। अब पी सब शेल जो होता है या पी ऑर्बिटल ये स्टार्ट होता है सेकंड एनर्जी लेवल से, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल में सारे एस एस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, सेकंड एनर्जी लेवल में सारे पी ऑर्बिटल्स के जो है वो पी सब शेल जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव करता है, यानी एक्स एक्सिस में भी ये मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी, और एक्स एक्सिस की तरफ भी ये मूव करता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस इन तीनों में ये मूव करता है। दूसरा इसकी शेप्स भी हमारे पास 3 डिफरेंट शेप्स आएंगी, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस में जब वो रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी शेप इस तरह हो जाएगी। देन उसके बाद अगर ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस में तो उसकी शेप इस तरह आ जाएगी, अगर वो जेड एक्सिस में होगा तो इसकी शेप हमारे पास इस तरह आती है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बल्कि पी ऑर्बिटल में हमेशा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा नहीं, ये सब शेल की ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि ये किस तरह इन्होंने कहा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैं आपको सब शेल्स बना के देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि हमारे पास जितने भी एस ऑर्बिट्स होंगे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें ये चीज़ जो है आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हम एस ऑर्बिट्स को देखते हैं, एस ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिट जब मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। ठीक है, फिर अब हम आते हैं पी ऑर्बिटल्स की तरफ। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स में कितने उसके जो है वो डायमेंशंस होते हैं, उसमें जो है वो 3 उसकी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, किस तरह की 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक जो है वो मेरे पास आता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, क्योंकि 3 डायमेंशन है, पी एक्स एक्स वाई और जेड एक्सिस में होते हैं, तो थर्ड जो होगा वो पी जेड होगा। फिर हर एक जो ये एक्स वाई और जेड जो है इनकी जो डायरेक्शंस होंगी उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी एक्स के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वाई के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और जेड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एस जो है वो सिंपल एक आएगा, और पी जो है वो फिर हमारे पास मजीद 3 डायरेक्शंस में, ये 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में वो डिवाइड हो जाते हैं, और हर एक डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब अगर मैं इन 2 को जमा करूंगी तो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, तो टोटल जो पी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगर मैं उनकी हर एक एक डायरेक्शन देखूंगी एक्स वाई और जेड में तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। क्लियर? यस मिस, सही है, क्लियर। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, इसको इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा आप मुझे ये बताओ फिजिक्स का आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम फिजिक्स का ही करेंगे ना, मंडे को इंशाल्लाह। इस फिजिक्स का आपके पास तो नहीं पढ़ा, फिर आप जहाँ से कहेंगे वहीं से शुरू करेंगे। तो स्कूल में आपको कितना पढ़ाया है, मैं उसी से आगे स्टार्ट करवा देती। स्कूल में कंप्लीट हो गई थी मिस। अच्छा कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब है कि हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर लेंगे रिवीजन। यस मिस, रिवीजन कर लेंगे। चले ओके ठीक है, सही है, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।